भारत देश का इतिहास जितना गहरा है उतना ही ज़्यादा हमें गर्व है भारत देश पे। बहुत सारी अनकही और अनसुनी कहानियाँ हैं जो ना आज तक कभी किसी ने सुनी है, लेकिन फिल्मों द्वारा हमें बहुत सारी कहानियाँ ऐसी पता चलती है। और ऐसे में एक और कहानी हम लेकर आए हैं जिसका नाम है रज़ाकार और उनके कास्ट आज हमारे साथ है। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। मेरा सबसे पहले ये सवाल रहेगा कि जब फिल्म साइन की थी तब ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जो भारत की जो कहानी है एक वो हम लोगों द्वारा मतलब आपकी मूवी द्वारा पहुंचाएंगे और बहुत कुछ जानने मिलेगा इससे। तो कितना गर्व महसूस हो रहा था वाइल साइनिंग द फिल्म? नहीं, ऑनेस्टली बताऊँ तो वाइल साइनिंग द फिल्म कोई गर्व नहीं महसूस हुआ था। मैं एक एक्टर हूँ और मैं एक भूखा एक्टर हूँ। मैं हमेशा अच्छे काम की तलाश में रहता हूँ, अच्छी कहानियों की तलाश में रहता हूँ। और एक एक्टर सबसे पहले ये देखता है कि कहानी क्या है, फिर ये देखता है रोल क्या है। मैंने भी इसमें दो ही चीज़ें देखी। जब मेरे पास पहली बार फ़ोन आया था और मुझे बताया गया था कि एक कैरेक्टर है हिस्ट्री में, ये रियल कैरेक्टर है कासिम रिजवी का, वो आपको प्ले करना है, कुछ उसके बारे में नरेशन दिया और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगा और मैंने कहा मैं ये करूँगा और करना शुरू कर दिया। बस उस फ़ोन कॉल पे मेरी कास्टिंग हो गई थी। जब मैं फ्लोर पे पहुंचा और जब मैंने देखा कि इतना बड़ा सेट, इतना बड़ा काम हो रहा है ये, और ये जेन्युइन रियल ऑथेंटिक और एक रियल स्टोरी है, ये बायोपिक है। इससे पहले मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हो गया था कि मैं एक बहुत बड़ी हिस्ट्री का पार्ट होने जा रहा हूँ। तब वो जो आप मैं बता रही हैं, तब वो महसूस किया मैंने कि यार ये बहुत प्राउड वाली बात है कि किसी एक बड़े प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा हो रहा हूँ जो कि रियल है और जिसमें इतिहास जो है वो आपको दिखेगा और आप इतिहास का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो ये हुआ मेरे साथ। ओके। और सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये कहानी जो है आप तक कैसी आई और आपने कैसे सोचा कि ये सबको हम कास्ट करेंगे और ऐसी एक कहानी लोगों द्वारा लोग सब पहुंचाएंगे सबको? ये कहानी कोई लेके नहीं आया है, ये टाइटल भी मेरी है। रज़ाकार टाइटल मैंने दिया और कहानी तो हमारा बचपन से जुड़ा हुआ है। सब चीज़ रज़ाकारों ने जितने कारनामे किए, कितने बुरे हादसे में वो लोग पार्टिसिपेट किए, वो पूरे हम बचपन से सुनते आ रहे। जैसा शोले में बोलते रात को बच्चा नहीं सोए तो अम्मा बोलती है बच्चे से बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। हमको बचपन से बोलते थे अरे सो जा नहीं तो रज़ाकार आ जाएंगे। तो रज़ाकारों का ऐसा बहुत इतना गहराई से मतलब अंदर घुसा हुआ है लोगों के। आज जो भी तेलंगाना में 25-80 साल के लोग हैं या 90 साल के लोग हैं, बहुत सारे लोग जीवित है। मेरे दादाजी एक है, हमारे पिताजी के मामा जी, वो मुझे दादाजी होते, नाना जी होते एक्चुअली। तो वो आज 99 ईयर्स का ज़िंदा है। जब रज़ाकारों के सब हादसे हो रहे थे वो 22-23 साल के थे। तो वो बोलते हैं कि अरे ऐसा करे थे वैसा करे थे, हम तो छुपते थे, घास में जाके छुपते थे, नहीं तो बावड़ी में जाके छुपते थे। बावड़ी में स्टेप्स रहते ना, स्टेप्स के नीचे जाके पानी में रह के सिर्फ सर दिखाए मतलब बाहर रह के हवा ले रहे अंदर जाओ, वैसे चीज़ें भी करे सोए लोग। मेरे माता जी आज भी जीवित है, वो 83 ईयर्स की है। जब उनका 7 ईयर्स का उम्र था, उनके बहन यहीं मुंबई में रहती थी, बड़ी बहन, तो यहाँ भेजा गया क्योंकि रज़ाकारों बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे थे, मार रहे थे, उठा के लेके जा रहे थे, ऐसा सिचुएशन है। ये मेरा निष्ठा के साथ मैंने इस सिनेमा का प्रोडक्शन करना बोल के मैं सोचा, क्योंकि मेरा नीयत ये है पैसे बनाने का या न तो ग्लैमर से कुछ खेलना बोल के, ऐसा नहीं है। मैं इतिहास को, दबाया गया इतिहास के पन्नों को आप जैसे नौजवान लोगों के सामने लेके आके, ये रज़ाकार कितने बुरे थे, ये रज़ाकारों का मालिक कौन है, वो सरदार मीर उस्मान अली पाशा द 7th निज़ाम, उन्होंने अपना ही प्रजा पे इतने हिंसात्मक घटनाओं का उन्होंने प्रेरित किया। तो कोई राजा ऐसा नहीं किया, कोई भी देश का अध्यक्ष या प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो। सबसे बुरे लोगों का बारे में भी हम सुने, अपना जर्मनी का हिटलर, उगांडा का दादा फील्ड मार्शल ईदी अमीन, फिर खडाफी और सद्दाम हुसैन, ऐसे बुरे लोगों के बारे में भी सुने। लेकिन इतना बुरा राजा के बारे में छुपाया गया, सो ये इतिहास के पन्ने मैं बाहर लेके आया, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य की कांक्षा से लोगों पे इतना जुल्म किया कि मज़हब बदलो या मज़हब बदल के मालिक बनो, या आप अपना मज़हब के साथ चिपक के आप गुलाम बन के रहो। बहुत बुरा लगा। और 2 लाख मर्डर्स, 60,000 महिलाओं का मानभंग किया। कहाँ हुआ है? पूरा दुनिया में कहीं नहीं हुआ।
तो ये चीज़ को कौन की है? रज़ाकार। ये रज़ाकार फिर देश में कहीं भी पैदा नहीं होना, कहीं उत्पन्न नहीं होना इस बातों के बारे में। उसलिए अपने देश में जो आज 142 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें कम से कम 100 करोड़ पॉपुलेशन तो 18 साल से 35 साल के लोग हैं। तो आप लोगों का फ्यूचर जनरेशन, आपके बच्चे, आपके पोते शांति से, सुख से, अमन से जीना है। गंगा जमुना तहजीब से बोलते जैसा वैसा ही जीएंगे, जीना है बोल के मेरा इच्छा है। इस इतिहास को दबाया कौन है? दबाए सो जो पालक है, अब तक जो पालन किए वो लोग दबाए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट अलग है। देश का बंटवारा नहीं हुए जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल देखे, क्योंकि जब अपने को आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त, किसको भी हैदराबाद जाके पूछो आप, कोई भी स्टूडेंट को आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 बोलते, नहीं 17 सितंबर 1948। क्यों है 396 डेज क्यों डिले हुआ? किसके वजह से हुआ? वो मीर उस्मान अली पाशा के वजह से हुआ, वो हुआ कासिम रिजवी के वजह से और रज़ाकारों की वजह से। उस बीच में क्या हुआ बताना है ना, लोगों को जानकारी करना है ना। जिम्मेदारी किसी ना किसी के ऊपर तो रहता। आप पूछेंगे या आपके मन में होगा क्यों इतने सालों से कोई क्यों नहीं निकाला? कोई किसी के पास ताकत नहीं थी। मेरे पास ताकत है, मेरे पास दम है। मैं किसी के बारे में मैं बॉदर नहीं करता। कोई डरा है तो मैं डर के दुम अंदर छुपा के जाने वाला नहीं हूँ। मैं डरा है तो किस बात पे तो आ रहा है तो आजा आमने सामने बोलने वाला हूँ मैं। तो मेरा नीयत बहुत साफ है कि आज का नहीं, आने वाले पीढ़ियाँ भी सुख शांति से रहना है, बस। ओके। और इसी के साथ हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फिल्म में आपकी कास्टिंग कैसे हुई एंड आपका किरदार क्या है? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड माय नेम इज़ अनुषा त्रिपाठी और मेरा किरदार इस मूवी में है निज़ाम, जो मकरंद देशपांडे जी ने प्ले किया है, उनकी वाइफ का। तो ये कास्टिंग लगभग 2 साल पहले मैं थिएटर से बहुत पहले से एसोसिएटेड थी और 2-2.5 साल पहले मैं हैदराबाद शिफ्ट हुई। देन आप जानते हैं सेम सर्कल अगर मैं आप रहो तो आपको पता चलता है। तो जब मुझे पता चला कि ये मूवी ऐसी बन रही है तो मैंने अप्रोच किया डायरेक्टर जी को एंड प्रोड्यूसर जी को भी अप्रोच किया, बिकॉज दिस मूवी आई न्यू इट वॉज गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री एंड आई रियली वॉन्टेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। सो आफ्टर 3 months ऑफ ट्रेनिंग और इनके साथ स्क्रीन टेस्ट, लुक टेस्ट करके, देन डायरेक्टर जी को लगा कि माई फेस विल बी सूटेबल फॉर द कैरेक्टर। दैट्स हाउ आई गॉट ऑन द बोर्ड। ओके। एंड सर, बहुत सारी आपके किरदार देखे हैं, ये वाला किरदार बहुत ही अलग होने वाला है। सो इसके लिए आपने कितनी सारी प्रिपरेशंस की थी एंड आपके लिए क्या कुछ चैलेंजिंग था वाइल प्लेइंग दिस रोल? क्योंकि अभिनेता के लिए हर किरदार ही चैलेंजिंग होता है, लेकिन इतिहास का किरदार थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि उसके बारे में लोगों को मालूमात होती है। लेकिन इन निज़ाम के बारे में नाम हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके बारे में या लिखित किताबें हैं, लेकिन बहुचर्चित ऐसे नहीं है कि हम उनके ऊपर कोई पिक्चर बनी है या हमने देखे हैं। तो उसके लिए कुछ फ़ोटोज़ या कोई जो यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ उसको ज़रूर देखा गया और अचानक से लगने लगा कि हाँ हम दिख सकते हैं वैसे, और हमने पहले तो हाँ ही कह दिया क्योंकि इतिहास के ऊपर फिल्में बनना उसमें खर्चा ज़्यादा होता है उस पर। फिर ऐसी फिल्म जिसमें हम लोग कास्ट किए जाते हैं कितना पैसा लगेगा। लेकिन हमें बहुत ही सुखद धक्का लगा कि हमारे जो प्रोड्यूसर उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए। तो हम वैसे ही, मुझे बतौर किरदार से मेरे बाल काटने थे, मुझे ऐसा लगा मूंछ थोड़ी ट्रिम करनी थी और मेरे ख़्याल से मैं बिल्कुल ही निज़ाम के मतलब जो चेहरा है मेरा वो मेरा निज़ाम जैसा लिखने लग गया था। और फिर रही बात स्क्रिप्ट में, सीन्स में आ जाती है बातें आपको क्या करनी है, और स्क्रिप्ट के बाहर थोड़ा से मालूमात की। और क्या है कि बहुत मज़ेदार बात है कि आप थोड़ा जानने लगते हो तो और समझ में आ जाता है। और जैसे आप शूटिंग करना शुरू जब कर देते हो, कोई भी एक सीन कर लो, एक बतौर अभिनेता ये बात ज़रूर कहूँगा, एक कोई सीन कर लो उसमें आपको कोई एक पोस्चर मिल जाता है और आपका ना पूरा आगा पीछा सब आपको मिल जाता है। और वही हुआ, मैं झुक गया और झुकने के बाद वो फ़िल्टरलेस सिगरेट पी और उसका तंबाकू कस लेते हुए रह गया मुंह में, और उसको फिर किया। उसके बाद जो मुझे किरदार मिल गया, मुझे लगता है उसकी जो कड़वाहट है वो और जो उसकी दुष्टता है वो उसकी आँखों में नज़र आने लग गई। और वो लिखा पढ़ा भी है तो और भी मज़ा आया। जहाँ पर बेगम है, ये बेगम की वजह से कितना ज़रूर हुआ कि शेर व शायरी और उसके साथ कुछ एक खूबसूरती और जो एक हम कह सकते हैं कि रंग बदलता है सीन का, वो इनके साथ ज़रूर हुआ है ना।
ज़रूर हुआ। अरे बहुत खूबसूरत है ये फिल्म, देख लेना आप। ऑफ कोर्स। और सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका नाम बहुत ही सुना है, टुकड़े टुकड़े में उनकी कहानियाँ भी पता है, लेकिन जब आपने ये किरदार प्ले किया तो ऑडियंस को भी बहुत कुछ पता चलेगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। सो आपने क्या कुछ रिसर्च की थी और आपने कितना जाना इस सरदार वल्लभ भाई पटेल को? देखिए, जब मुझे बुलाया गया ये रोल के लिए, तो वैसे मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। ग्रेजुएशन मैंने एल्फिंस्टन कॉलेज से की थी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। तो सबके अपने अपने, जब हम छोटे थे फादर से कहानियाँ सुना करते थे पार्टीशन के बारे में, तो ऐसे एक आइडल बन जाते हैं। तो मेरे आइडल, जब मैंने सब कुछ सबके बारे में सुना, तो मुझे लगा ये एक आदमी जो है, ये कमाल के आदमी है। क्योंकि हैं, सब ने बहुत कुछ किया है, ऐसे भी अनसंग हीरोज है जिनकी ये कहानी भी है, लेकिन जो कमाल वल्लभ भाई पटेल साहब ने किया वो कोई और कर भी नहीं सकता था। 565 छोटे प्रिंसली स्टेट्स को एकजुट करके लाना, ये कोई आसान काम नहीं था। 545, तो ये सब उन्होंने ही किया। और हैदराबाद तो चला ही गया था, निज़ाम जो था ये तो तुर्किस्तान में चला गया था, पाकिस्तान में चला गया था। ये कैसे इन्होंने अपना चाणक्य नीति से उसको इंडिया के साथ जोड़ा। तो ये कैरेक्टर करने का मतलब मेरे लिए तो एक, जैसे बोलते हैं ना कि सपना, स्टिल ड्रीमिंग अबाउट हिम, यू नो। एंड क्या किया है काम मैंने, आप लोग सब देखें और आप लोग बताएंगे मुझे कि मैंने कैसे काम किया है। यस, यस, वो बताएंगे। और भारत देश का हृदय हैदराबाद, उनकी ये कहानी है। एंड हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जहाँ पे शूट किया हैदराबाद में भी, आई एम श्योर शूट किया होगा, और अभी जब आप देखते हैं हैदराबाद को और जब आपने शूट किया था, कितना वास्ट डिफरेंस दिखता है उस पूरी ये पूरी जर्नी का। अभी जो हैदराबाद उस 1946, 7, 48 में थी वो नहीं दिखता बाहर अपने को। तो हमको बहुत सारा स्टूडियोज़ में क्रिएट करना पड़ता, रिक्रिएट करना, नहीं तो आउटडोर में और कहीं जाके वेस्ट एरिया में लेके वहाँ पे सेट्स करना पड़ता और सीजी पे डिपेंड होना पड़ता। व्हेन द हैदराबाद देन वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, जहाँ पे हीरे जेवरात पूरे रोड पे ऐसे, जैसा फल्ली बटाने के जैसा, मूंगफली बटाने के जैसा बेचते, वैसा बिकता था। हैदराबाद वाज फेमस फॉर दैट। बट सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, इस राजा के वजह से, मीर उस्मान अली पाशा के वजह से, उन्होंने अपना ख़ानदान पे बहुत बड़ा दब्बा लगा दे के चले गया। क्योंकि वो जो उन्होंने 7th निज़ाम था, 6 लोगों में उससे पहले दादा परदादा एक ही बुरा आदमी था, बाकी पूरे अच्छे लोग थे। ये और सबसे बुरा निकल गया, हिस्टोरिकल ब्लंडर करके चले गया। तो अब हमें उसके वजह से तकलीफ़ है। उस तकलीफ़ क्यों किया, लोगों पे क्यों ऐसा दबाव लाया, मज़हब बदले नहीं बदले, तो अहंकार पूरित एक्शंस हुए, मर्डर्स करे, रेप करे, गलत है। ये चीज़ों को मतलब जानकारी लेके लोगों को दे के आने वाले ज़माने में फिर ऐसे चीज़ नहीं होना। वी विल लिव इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, राइट। बट अभी भी थोड़े निकल के आते, हम रज़ाकार के वारिस है बोलते है। हैदराबाद में एक अकबरुद्दीन ओवैसी है, और रज़ाकार का वारिस बोलता उन्होंने, मैं रज़ाकार का वारिस हूँ बोल के बोला वो। फिर बाद में उन्होंने डिट्रैक्ट किया उसका, लेकिन रिकॉर्ड में तो फंस गया उन्होंने, मैं रज़ाकार का वारिस हूँ। और MIM पार्टी रज़ाकारों ने बनाया था, रज़ाकारों ने MIM पार्टी बनाया था। तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, इन वीडियो, इन कैमरा एक्सेप्टेंस किया वो। तो वो ही बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटो, हम क्या है बताएंगे। अरे तू कौन है रे, तू किसको मारता रे, तू हमको आके मार, तेरा मेरा गली में आता तो मेरे को मार सका तो बोल के। ऐसा एक वो आता ना, व्हाट यू कॉल इट एज, दैट फीलिंग, दैट फेरोशियसनेस। अरे आई एम ऑल्सो सन ऑफ द सॉइल मैन, हाउ कैन यू थ्रेटन मी, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई यंगर ब्रदर, हाउ कैन यू थ्रेटन मी। इट इज़ लाइक दैट। सो यहाँ पे कोई भी इंटिमिडेट, ड्यूरेस, ऐसे चीज़ इस देश में नहीं होना। वी आर लिविंग इन ए फ्री कंट्री, वी आर लिविंग इन ए ब्यूटिफुल कंट्री लाइक इंडिया। वी हैव वास्ट हिस्टोरिकल इंटरेस्ट इन दिस कंट्री। आपको कहीं बाहर भी जाने का नहीं, पूरा जीवन बसने होता है इस देश में। क्या क्या चीज़ बनाए राजा महाराज, अच्छे लोग। चोलास कहीं भी जाके हमला करे क्या, वो लोग एक्सपैंड करें, डेवलपमेंट करें।
बाबर कौन है, बाहर से आया। अकबर कौन है, बाहर से आया। शाहजहां कौन है, बाहर से आया। कोई इस देश का, इस धरती का हिंदू राजा राणा प्रताप कोई दूसरा विदेश को गया, मंगोलिया गया, अफगानिस्तान गया, नहीं तो पाकिस्तान गया, नहीं गया। तो इस देश में अमन और शांति रखने के लिए हर एक का अपना अपना प्रयास होना चाहिए, अपना अपना हिस्से को बरोबर निभाना चाहिए। हिस्सेदार बनो इस देश का, बंटवारा नहीं होने से और डिवाइड नहीं होने से। प्यार से, मोहब्बत से रहो, यही है हमारा आकांक्षा। यस और सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये किरदार प्ले किया तब ऐसे कौन से सीन्स थे जिसको करके गूज बम्स आ गए कि यार ऐसा भी हुआ है? मेरे तो हर सीन में आपको ये लगेगा कि गूज बम्स वाला सीन है। मेरा पहला ही सीन है जब मैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि 26 को रिलीज़ हो रही है, बट बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ जो उनका टीचर है वो उन्हें जो है तेलुगु सिखा रहा है ना, तेलुगु सिखा रहा है, तेलुगु सिखा रहा है। और मेरा इस बात पे ऑब्जेक्शन है कि तेलुगु क्यों सिखाई जा रही है, उर्दू क्यों नहीं सिखाई जा रही है। तो वहाँ से लेकर आखिरी फिल्म, आखिरी क्लाइमेक्स तक जो भी आप देखेंगे वो सब रोंगटे खड़े करने वाला, सांस को ऑलमोस्ट रोक देने वाला, वो बीबी को अप डाउन करने वाले सीन है। और एक गज़ब का, एक कमाल का एक्सपीरियंस रहा है ये मेरे लिए। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी की कुछ ही 2-3 ऐसी फ़िल्में हैं जिसे मैं कह सकता हूँ प्राउडली कि ये मेरी फ़िल्में हैं और इसमें मैंने जो है बहुत बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है, या मेरा जो बेहतर रूप है वो सामने आया है। ओके सो बहुत जल्द इस मूवी द्वारा एक और चैप्टर जो हिस्ट्री का है जानने मिलेगा सभी ऑडियंस को। सो क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? एंड ट्रेलर में तो सब कुछ दिखा ही दिया है, कितना एक्शन है, कितनी सारी कहानियाँ, अनटोल्ड स्टोरी है जो हमें जानने मिलेगी। सो प्लीज़ ऑडियंस को क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये एक रियल, रॉ, ऑथेंटिक, जेन्युइन फिल्म है। इसमें इतिहास है और इतिहास को सही तरीके से पेश किया गया है, उसको तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे बस इनकी, महारानी की एक एंट्री है और बाकी सिनेमैटिक लिबर्टी के लिए लेवल पे कुछ नहीं किया गया है। तो अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है प्लीज़ देखिए, अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो भी प्लीज़ देखिए, क्योंकि ये एक कमाल की तेलुगु फिल्म है और तेलुगु फिल्में अपनी सिनेमैटिक एक्सप्रेशन के लिए जानी जाती हैं। इसमें एक्शन, इसमें आर्ट, इसमें ग्राफिक्स, इसमें कहानी, आपको सब मिलेगा देखने के लिए। आई अपील थ्रू यू, हर एक नागरिक को, इस देश का नागरिक से मैं अपील करता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मज़हब, कि एक सिनेमा देखो। ये सिनेमा हाई क्वालिटी सिनेमा आपके लिए, क्योंकि आप अगर सिनेमा आज देखना है तो बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट्स रहना और क्लैरिटी रहना और उसमें कंटेंट रहना और इंटेंस कंटेंट इसमें है। और ये भी आपका एनलाइटनमेंट के लिए, आपका फ्यूचर जनरेशन्स को शांति से रखने के लिए आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके वजह से, इससे जानो, आप जान के आगे अच्छा ब्यूटीफुल जियो, यही है मेरा। आई अपील टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टू वॉच इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर कम्युनिटीज़। Thank you so much. Firstly, when I heard the script, I didn't know about the meaning of Razakar and what happened and what was the contribution of Sardar Vallabhbhai Patel. So it is my appeal to the youth कि प्लीज़ आप ये मूवी देखिए। आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम अपनी हिस्ट्री हम इस सिनेमैटिक तरीके से हम देखें, सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम इट एंड टेक लेसन्स फ्रॉम इट एंड सो दैट हिस्ट्री कैन नेवर रिपीट इटसेल्फ इन फ्यूचर। देन आज़ादी के बाद पार्टीशन का नरसंहार तो सभी को पता है, उस पर फिल्में बनी हैं या टीवी सीरीज़ बनी हैं, पर उसके बाद जब हैदराबाद में जो नरसंहार किया गया, रज़ाकारों ने जो किया, उसके बारे में मेरे ख़्याल से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। तो इस फिल्म के द्वारा बिल्कुल ही आपको पता चलेगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। और अपील ये है कि ये आ ही जाएगा किसी प्लेटफॉर्म पे तो देख ही लेंगे हम, ऐसा मत कीजिए। फिल्म बहुत बड़ी है, छोटे से टेलीफोन पर क्या देखोगे आप, इसलिए सिनेमा हॉल में आओ और 7.1 में ज़रूर देखना। इतिहास बहुत सही कहा आपने। जब मैंने ये साइन की थी तो मुझे खाली प्रोड्यूसर साहब का नाम पता था। फिर मेरे दिल में एक ये भी आया कि इतनी हिस्टोरिकल बड़ी फिल्म बना रहे हैं, क्या ये वो लेवल पे बना पाएंगे कि नहीं, क्योंकि रेगुलर प्रोड्यूसर तो थे ही नहीं, इनकी पहली फिल्म है। लेकिन जब मैंने पहला शेड्यूल शुरू किया और जो देखा
जो खर्चा इन्होंने किया है वो बड़ी से बड़ी फिल्म में भी नहीं होता, ऐसा खर्चा किया इन्होंने। और हिस्ट्री है, फैक्ट है, दिस नो लाइंग अबाउट इट। जो हुआ है वो हमने पोर्ट्रे किया है और आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही बड़ा मैग्नीट्यूड है इसका, तो ज़रूर आइए देखिए हिस्ट्री जो हुआ था जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद, आप आके देखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड कैमरामैन आलोक दुबे के साथ शीतल कावा, मुंबई। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अब तो आप जानते ही हैं कि हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि आप सबको मिले 24/7 एंटरटेनमेंट का अपडेट।